नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र कड़वा आज आपके साथ फिर से हाजिर हूँ भारतीय संविधान की नई क्लास को लेकर। पीछे तक हम अनुच्छेद 21 के बारे में पढ़ रहे थे। आज इसी अनुच्छेद 21 को आगे बढ़ाएंगे। अनुच्छेद 21, आर्टिकल 21 क्या था? अनुच्छेद 21 कहता था कि आपको जीवन जीने का अधिकार देता है, जीवन जीने का अधिकार। पीछे तक हमने 3-4 केसेस पढ़े थे, जिसमें मेनका गांधी का केस पढ़ा, बेगम हुस्न आरा खातून वाला केस पढ़ा, उसके बाद में विशाखा गाइडलाइन, परमानंद कटारा, अरुणा शानबाग, ये केस पढ़े थे। आज नया केस आपके सामने लेके आए हैं। नाम है PUCL बनाम भारत। PUCL बनाम भारत संघ, मामला है 2001 का। PUCL बनाम भारत संघ मामले में ये कहा गया कि जिस प्रकार सभी व्यक्तियों को जीने का अधिकार मिलता है, उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को इस जीने का अधिकार यानी अनुच्छेद 21 के तहत भोजन का भी अधिकार होना चाहिए। तो इसमें लिख सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को अनुच्छेद 21 के अंतर्गत भोजन का अधिकार भी होगा। ठीक है, भोजन का अधिकार भी होगा। उसके बाद PUCL नाम से एक केस दर्ज हुआ, PUCL बनाम भारत संघ के मामले से। PUCL बनाम भारत संघ, एक NGO है PUCL। जिस प्रकार एक विशाखा NGO था, उसी प्रकार ये भी एक NGO है जो भारतीय लोगों के या फिर व्यक्तियों के अधिकारों की बात करता है। भारत संघ, मामला है 2014 का। क्या मामला? इस मामले में ये निर्णय दिया गया कि सभी व्यक्तियों को निजता का अधिकार है। मतलब कि आप कहीं बैठे हो, आप कैसे बैठे हो, प्रत्येक व्यक्ति किस प्रकार बैठा है। अगर वहां किसी भी प्रकार का CCTV कैमरा लगा है तो उस व्यक्ति को उस कैमरे की सूचना होनी चाहिए कि आप किसी कैमरे की नज़र में हो। आप कहीं भी देखिए, कहीं भी जहाँ पर CCTV कैमरा लगा होता है, साफ साफ वहाँ लिखा होता है कि आप कैमरे की नज़र में, आप CCTV कैमरे की नज़र में। तो ये गाइडलाइन इसके बाद PUCL बनाम भारत संघ के बाद, ये हमारे तक तो कुछ नहीं है। आप देखो, सेलिब्रिटीज़ देखो, जहाँ भी जाते हैं उनके पास पीछे पीछे मीडिया आ जाती है, तो उन्हें भी इसी केस के आधार पर निजता का अधिकार भी होना चाहिए। देख सकते हैं, प्रत्येक व्यक्ति को अनुच्छेद 21 के अंतर्गत निजता का अधिकार होगा। ठीक है, इसके बाद में इसी अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक केस और, केस तो नहीं कह सकते, लेकिन वाह, जिसे कहा जाता है रामलीला मैदान रेफरेंस, रामलीला मैदान रेफरेंस, मतलब प्रसंज्ञान। ये मामला है लगभग 2012 का। क्या मामला है? रामलीला मैदान रेफरेंस आज से लगभग 10-11 साल पहले की बात है। दिल्ली में रामलीला मैदान में लोकपाल को लेकर अन्ना हजारे, किरण बेदी, कुमार विश्वास, अरविंद केजरीवाल, बाबा रामदेव लोकपाल को लेकर धरना कर रहे थे कि लोकपाल को लेकर ओम्बुड्समैन, जिसे ओम्बुड्समैन भी कहा जाता है,
लेके इसको लेकर धरना चल रहा था रामलीला मैदान में। रामलीला मैदान में एक रात को क्या हुआ, आधी रात को लगभग 2-3 बजे दिल्ली पुलिस को ये लगा कि ये मामला, ये जो आंदोलन है ये उग्र हो रहा है, बढ़ रहा है। इसको लेकर क्या हुआ, दिल्ली पुलिस ने आधी रात को 2-3 बजे इस रामलीला मैदान में धावा बोल दिया और यहाँ पर सो रहे सभी लोगों को एक तरीके से लाठीचार्ज कर दिया। अब क्या हुआ, ठीक है कोई बात नहीं, इतना हुआ, मामला शांत हुआ। इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ने खुद ने प्रसंज्ञान लिया, मतलब रामलीला मैदान रेफरेंस प्रसंज्ञान लेते हुए कहा कि जिस प्रकार अनुच्छेद 21 सभी व्यक्ति को जीने का अधिकार देता है कि सभी व्यक्ति जीवन जी सकते हैं, उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को नींद लेने का अधिकार भी अनुच्छेद 21 देता है। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि इस मामले में ये निर्णय दिया गया कि प्रत्येक व्यक्ति को अनुच्छेद 21 के अंतर्गत नींद लेने का भी अधिकार है। नींद लेने का अधिकार, ठीक है। यानी रामलीला मैदान में रेफरेंस देते खुद ने प्रसंज्ञान लिया, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जिस प्रकार सभी व्यक्ति को जीने का अधिकार है, उसी प्रकार सभी व्यक्ति को नींद लेने का भी अधिकार है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए, लिखना चाहते हैं लिख लीजिए। लिखिए होगा एक केस और हुआ, इसमें नाम है KS पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ। ये केस क्या हुआ, KS पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ का मामला, ये मामला था क्या, ये मामला है लगभग 2017 का। इस मामले में हुआ क्या कि आप जानते हो कि जब से आधार कार्ड आया तो अब हर काम में आधार कार्ड की जरूरत हो चुकी है। अगर आपको सिम कार्ड लेनी है तो आधार कार्ड, कनेक्शन लेना है तो आधार कार्ड लेंगे, अगर आप एग्ज़ाम देने जाते हो तो आधार कार्ड चाहिए आइडेंटिटी के रूप में, आप किसी भी प्रकार का कनेक्शन चाहिए तो आधार कार्ड चाहिए, गैस कनेक्शन चाहते हैं तो आधार कार्ड चाहिए। अब किसी भी प्रकार हर फील्ड में आधार कार्ड की अहमियत बहुत ज़्यादा हो चुकी है। क्या हुआ कि KS पुट्टास्वामी कर्नाटक हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे, रिटायर्ड थे, 80 वर्ष उनकी उम्र थी। तो उम्र ज़्यादा होने के साथ साथ इनकी क्या है कि जो फिंगरप्रिंट्स थी वो सही तरीके से वर्क नहीं कर पा रही थी, तो इनको कई सुविधाएं नहीं मिल पा रही थी। इन्होंने एक केस कर दिया, KS पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ के मामले से केस। उसमें कहा गया कि सर मेरी उम्र 80 वर्ष हो चुकी है और मेरी फिंगरप्रिंट्स अब अच्छे से वर्क नहीं कर पाती है, तो अब हर जगह ये आधार कार्ड की अहमियत रखना बंद कीजिए। मैं 80 वर्ष उम्र में इतने भागा दौड़ी नहीं कर सकता, तो आप क्या करें कि इस आधार कार्ड की अहमियता को लिमिटेड कीजिए। मतलब आप आधार कार्ड नहीं है तो दूसरे आइडेंटिटी कार्ड भी आप हमें दे सकते हैं, उस आधार कार्ड कीजिए। तो इसमें कह सकते हैं कि इसमें क्या हुआ कि इसमें एक बार फिर से निजता के अधिकार की व्याख्या की गई, ठीक है। यानी आधार कार्ड को निजता का अधिकार के अंतर्गत माना। इस मामले में
एक बार पुनः निजता के अधिकार। अनुच्छेद 21 का भाग। ठीक है, जिन्हें कहते हैं अधिकार के अंतर्गत एक केस और हुआ, केस पुट्टा स्वामी के नाम से। ठीक है, इसके बाद में एक मामला और हुआ। एक संस्था, जिस प्रकार हम पढ़ते जा रहे हैं उसी प्रकार एक मामला और आया। एक संस्था है कॉमन कोज नाम से, कॉमन कोज बनाम भारत संघ, बनाम भारत संघ, भारत संघ। ये क्या केस है? लगभग 2018 की बात है। कॉमन कोज बनाम भारत संघ का मामला। इसमें कहा गया कि जिस प्रकार सभी व्यक्तियों को अनुच्छेद 21 जीवन जीने का अधिकार देता है, उसी प्रकार हर व्यक्ति को गरिमापूर्ण मरने का भी अधिकार देता है। अब आप कहोगे ये गरिमापूर्ण मरना क्या होता है? यानी रॉयल तरीके से मरना नहीं। गरिमापूर्ण मरने का मतलब है कि अगर आपकी डेथ हो चुकी है, तो डेथ के बाद में जो भी व्यक्ति है उसके धर्म के अनुरूप उसको अंतिम संस्कार का अधिकार मिलना चाहिए। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को उसके धर्म के अनुरूप मरने के बाद अंतिम संस्कार गरिमापूर्ण होना चाहिए। ठीक है, किसमें काम है? कॉमन कोज बनाम भारत संघ। लिख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस गरिमापूर्ण मरने या फिर इसको लेकर एक मामला राजस्थान हाईकोर्ट में हुआ। एक निखिल सोनी नाम के व्यक्ति थे। निखिल सोनी एडवोकेट थे और साथ में इन संस्थाओं से जुड़े हुए थे। उन्होंने राजस्थान हाईकोर्ट में एक केस दर्ज किया कि सर, जिस प्रकार अनुच्छेद 21 सभी व्यक्ति को जीने का अधिकार देता है, क्या किसी व्यक्ति को सुसाइड करने का अधिकार है थोड़ी? तो सुप्रीम हाईकोर्ट ने कहा नहीं। तो क्या सर, जो संधारा है, जैनों की प्रथा है संधारा, इसमें क्या होता है कि जब किसी जैन की उम्र लगभग मौत के करीब आ जाती है, लगभग उम्र 80-90 साल हो जाती है, तब जैन क्या करते हैं कि संधारा लेते हैं, जिसमें वो खाना पीना छोड़ देते हैं। एक तरीके से वो ये समझते हैं कि उनको एक तरीके से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो उन्होंने केस क्या किया कि सर, जिस प्रकार संधारा जैनी समुदाय लेते हैं, ये एक तरीके की मृत्यु है, वो एक तरीके की सुसाइड करते हैं। तो इस बात को राजस्थान हाईकोर्ट ने क्या किया, इस कारण इस संथारा को, जैन समुदाय के जो संथारा थे, इसे रोक लगा दिया। तो जैन समुदाय के लोग पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट और कहा गया कि सर, जिस प्रकार राजस्थान हाईकोर्ट ने इस मामले को संथारा पर रोक लगाई है, ये गलत है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को लिया और कहा कि हाँ, आप अनुच्छेद 21 में ये कह सकते हो कि जीने का अधिकार है, लेकिन आप अनुच्छेद 25 को भी ध्यान रखें। अनुच्छेद 25 क्या कहते हैं कि सभी व्यक्तियों को अपने धर्म के अनुरूप आचरण करने, अपने धर्म के अनुरूप व्यवहार करने, अपने धर्म के अनुरूप चलने, अपने धर्म के अनुरूप आज़ादी, सभी प्रकार की आज़ादी है। जैनों में ये जो संधारा है, ये एक तरीके से प्रचलित प्रथा है, जो शुरू से ये जैनों के ग्रंथों में भी लिखा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को संथारा लेने की आज़ादी, संथारा लिया जाता है मोक्ष की प्राप्ति के लिए। तो इस मामले को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने, जो राजस्थान हाईकोर्ट ने जो रोक लगाई थी संथारा पर, उसे वापस क्या किया, हटा दिया और आज भी प्रचलित है। कई बार आप कहोगे कि सर, फिर ये सती प्रथा, ये जो समाधियाँ लेते हैं, ये कैसे गलत है?
क्योंकि हमारे ग्रंथों में जो हिंदू ग्रंथ हैं उनमें कहीं भी सती प्रथा का उल्लेख नहीं मिलता, ना ही कहीं समाधि का उल्लेख मिलता है, ना ही और किन्हीं कृतियों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो संथारा जैनों के ग्रंथों में लिखा हुआ है, इसीलिए उसको वैलिडिटी दी। तो इसको अगर आपने लिख लिया है तो इसको साफ करो। देखिए निखिल सोनी बनाम राजस्थान राज्य, निखिल सोनी बनाम राजस्थान राज्य। कई बार पूछा जाता है कि इस निखिल सोनी बनाम राजस्थान राज्य कब का है, तो लगभग ये 2016-17 के आसपास की मामला है। इसमें क्या होगा लिखेंगे, इसमें मामला किससे संबंध रखता है, तो लिख सकते हैं जैन समुदाय द्वारा लिए जाने वाले संथारा से संबंध रखता है। क्या है इसमें, तो लिख सकते हैं कि राजस्थान सरकार ने, राजस्थान हाईकोर्ट ने जैनों की इस संथारा पर रोक लगा दी। बाद में लिख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस रोक को हटा दिया। ठीक है, यानी राजस्थान हाईकोर्ट ने संथारा पर रोक लगाई और सुप्रीम कोर्ट ने इस रोक को वापस हटा दिया। ठीक है, लिख लीजिए आप। ये अनुच्छेद 21 कंप्लीट हुआ। अनुच्छेद 21 कंप्लीट होने के साथ ही अब हम एक नए अनुच्छेद की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसकी जो है अनुच्छेद 21A। अनुच्छेद 21A, कहीं भी अगर आपको कैपिटल ए दिख जाए ना, A to Z, कैपिटल ए से कैपिटल Z तक, तो सीधा सा दिमाग में आ जाना है कि कैपिटल ए मतलब संविधान में बाद में जुड़ा है, कोई संशोधन करके बाद में जुड़ा है, ये मूल संविधान में नहीं था। तो मैंने सामने लिखा है अनुच्छेद 21A मतलब बाद में जुड़ा है। क्या मामला था? सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे MN वेंकटचलैया। पहले लिखते हैं ये जुड़ा था तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने 2000 में एक संविधान समीक्षा आयोग बनाया। इसके जो अध्यक्ष थे उनका नाम था MN वेंकटचलैया। MN वेंकटचलैया इस संविधान समीक्षा आयोग के अध्यक्ष हुआ करते थे। इन्होंने इनकी समीक्षा या इनकी रिपोर्ट 2000 में पेश की थी। इस रिपोर्ट के आधार पर संविधान में एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया 21A। तो इस बात को पहले लिखते हैं, फिर देखते हैं अनुच्छेद 21A है क्या। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने वर्ष 2000 में उच्चतम न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश MN वेंकटचलैया MN
वेंकट चलेगा। वर्ष 2000 की बात है, सरकार थी अटल बिहारी वाजपेयी सरकार। एम एन वेंकट चलेगा कि अध्यक्षता में संविधान समीक्षा आयोग का गठन हो। संविधान समीक्षा आयोग का गठन, इसी गठन के आधार पर अनुच्छेद 21A जोड़ा, या फिर लिख सकते हैं कि इसी संविधान समीक्षा आयोग के गठन पर भारतीय संविधान में 86वां संविधान संशोधन, इसी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर भारतीय संविधान में 86वां संविधान संशोधन किया गया। ठीक है, 86वां संविधान रिपोर्ट कब आई तो लिख सकते हैं रिपोर्ट 2002 में, और 2002 में ही क्या हुआ था 86वां संविधान संशोधन। इस 86वें संविधान संशोधन में क्या किया गया, इस 86वें संविधान संशोधन द्वारा 21A जोड़ा, इसमें क्या था 21A में ये कहा गया कि 6 से 14 वर्ष के उम्र के सभी बच्चों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा दी जाएगी। 6 से 14 वर्ष के उम्र के सभी बच्चों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा दी जाएगी। ये 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान अनुच्छेद 45 में हम आगे पढ़ेंगे। अनुच्छेद 45 में ये लिखा है कि 6 से 14 वर्ष के उम्र के बच्चों के लिए निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा मिलेगी। आज वर्तमान में वहाँ पर प्राथमिक की जगह प्रारंभिक शिक्षा जो आंगनवाड़ी शिक्षा है उसको लिखा गया है। ठीक है, जब हम अनुच्छेद 45 पर पहुंचेंगे तब आपको हम इसकी संज्ञान वापस देंगे कि अनुच्छेद 21 में जो बात लिखी थी पहले वो कहाँ लिखी हुई थी, 45 में लिखी हुई थी, तो इसमें लिख सकते हैं। अनुच्छेद 21A के तहत 6 से 14 वर्ष 6 से 14 वर्ष के बच्चों के 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क व प्रारंभिक शिक्षा का प्रावधान होगा। ठीक है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क व प्रारंभिक शिक्षा का प्रावधान होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। अब जिस आर्टिकल की ओर बढ़ रहे हैं वो है आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 क्या कहता है
कि सभी जो व्यक्ति गिरफ्तार हो गए उसको जो कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं उन अधिकारों का उल्लेख मिलता है कि आर्टिकल 22 के तहत उसको क्या क्या अधिकार प्राप्त होते हैं। तो लिखे गए कि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तारी के वक्त जो अधिकार प्राप्त होते हैं उनका उल्लेख मिलता है। यानी गिरफ्तारी के वक्त उनको क्या क्या अधिकार मिलते हैं। पहला अधिकार ये मिलता है कि जब किसी की गिरफ्तारी होती है तो उसे कारण जानने का अधिकार है। ठीक है, पहला तो वो कारण जान सकता है। फिर दूसरा उसका अधिकार ये मिलता है कि उसको 24 घंटे के अंदर अंदर उसको मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करें। ठीक है, तीसरा ये मिलता है कि उसको वकील सहायता यानी न्यायिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार है। ठीक है, तो कौन कौन से अधिकार है? पहला लिखेंगे गिरफ्तारी के वक्त कारण जानने का अधिकार, कारण जानने का अधिकार हुआ। ठीक है, कारण जानने का अधिकार हुआ। दूसरा कहता है कि 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना। ठीक है, तीसरा कहता है कि गिरफ्तारी के बाद वकील से सहायता प्राप्त करने का अधिकार होगा। ठीक है, यानी गिरफ्तारी किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी के वक्त जो जो उसको अधिकार प्राप्त होते हैं उनका उल्लेख अनुच्छेद 22 में लिखा है। 22 के तहत पहला क्या होगा? गिरफ्तारी के वक्त उसको कारण जानने का अधिकार है कि मुझे किस कारणवश गिरफ्तार किया जा रहा है। ठीक है, दूसरा ये कहता है कि वो 24 घंटे के अंदर अंदर उन्हें मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना होगा। अब ये 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना, इसका मतलब है कि आज गिरफ्तार हुआ है 2 बजे, तो अगली 2 बजे तक उसको क्या करना पड़ेगा? मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना पड़ेगा। लेकिन इसमें ये भी लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति दूर से है, कहीं बाहर से हमने उसको गिरफ्तार किया, तो आने जाने जो ट्रेवलिंग का जो टाइम है उसको नोट नहीं किया जाएगा। ठीक है, गिरफ्तारी के बाद वकील से सहायता प्राप्त करने का अधिकार भी अनुच्छेद 22 में देता है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना बहुत है, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। नमस्कार, धन्यवाद।